वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। कल सुबह से अब तक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1718 केस बढ़ गए हैं, जबकि 325 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। 67 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। देश भर के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े ये हमें बताते हैं कि अब भी काफी कुछ करना बाकी है। 24 घंटे में 67 लोगों की जान गई है, जबकि 1074 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल 3300 मामले हैं। अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देश भर में 33,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। 33,050 मामले हैं कुल, और मौतें हुई हैं 1074। ठीक होकर वापस घर लौटे मरीजों की संख्या 8,325 बताई जा रही है। तो लगातार ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही पूरा देश इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि आखिर 3 मई के बाद क्या होने वाला है। क्या लॉकडाउन से छूट मिलेगी या फिर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा? आखिर 3 मई के बाद सरकार का एक्शन प्लान क्या है? गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कल ट्वीट किया है, जिससे काफी कुछ संकेत मिल रहे हैं, काफी कुछ स्थिति साफ हो रही है। 19 दिन के लॉकडाउन की दूसरी किश्त खत्म होने में अब महज 3 दिन बाकी रह गए हैं, और पूरा देश बेसब्री से ये जानने के लिए इंतजार कर रहा है कि 3 मई के बाद क्या। 3 मई के बाद इस पर आधिकारिक तौर पर स्थिति तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन कल गृह मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसका संकेत साफ है कि 4 मई से भी बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली। ट्वीट में कहा गया है, कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू हो जाएंगे, जो कई जिलों को काफी हद तक राहत देंगे। इस संबंध में विवरण आने वाले दिनों में सूचित किया जाएगा। एक अन्य ट्वीट में कहा गया है, MHA ने लॉकडाउन की स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की है। अब तक लॉकडाउन के कारण स्थिति में जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। हम इस लाभ को आगे गंवा न दें, ये सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन दिशा निर्देशों को 3 मई तक सख्ती से पालन करना चाहिए। मतलब साफ है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। कहां छूट मिलेगी, कहां सख्ती जारी रहेगी, इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ PM की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बात उभर कर सामने आई थी कि जिन जिलों की हालत ठीक है, जहां कोरोना के मामले नहीं हैं, वहां छूट दी जा सकती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पिछले 15 दिनों में देश के 25 राज्यों में हॉटस्पॉट जिलों की संख्या 170 से घटकर 129 हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ग्रीन जोन की संख्या भी 325 से घटकर 307 हो गई है। वहीं 325 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। जाहिर है संकेत अच्छे हैं, इसे जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही हमें फिर से बड़े संकट में धकेल सकती है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन को लेकर अब भी अटकलें जारी हैं। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे जिससे आप कोई राय बना पाएंगे कि लॉकडाउन कितना कामयाब रहा है, इसे आगे जारी रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि देश के 80 जिलों में पिछले 7 दिन में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है। 47 जिले ऐसे हैं जहां 14 दिन से कोई केस नहीं आया। 39 जिले ऐसे हैं जहां 21 दिन से कोई मामला नहीं आया है। 17 जिले ऐसे जहां 28 दिन में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है। कुछ और संकेत आपको दिखा देते हैं, जिसमें यह देखना होगा कि मरीज दोगुनी होने की रफ्तार क्या है। 25 मार्च यानी कि लॉकडाउन से पहले 3.25 दिन रफ्तार थी, तब 3.25 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद मरीजों की दोगुनी होने की रफ्तार 10.2 से 10.9 दिन हो गई। ये बताता है कि हालात में काफी सुधार हुआ है। कुछ और संकेत आपको दिखा देते हैं। देश भर के मरीजों का रिकवरी रेट क्या है? ये है 24.52%, यानी 1/4 मरीज ठीक हो चुके हैं। जो अभी कोरोना के मरीज हैं उनमें गंभीर मरीजों की संख्या बहुत कम है। वेंटिलेटर पर 0.33% ही मरीज हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 1.5% हैं, जबकि ICU में
2.34% मरीज हैं। अच्छे संकेत आपने देख लिए, अब चिंताजनक बातें आपको दिखा देते हैं। किस तरह से देश के 15 शहर ऐसे हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिन्हें देश के लिए चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। यह है राजधानी दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठाणे, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, जयपुर, जोधपुर, भोपाल, इंदौर, आगरा, कुर्नूल, चेन्नई और हैदराबाद। उधर गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है और यह कहा है कि राज्य सरकारें इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करें। हालांकि राजस्थान सरकार ने कह दिया है कि बिना ट्रेन के लाखों लोगों को घर पहुंचाना मुमकिन ही नहीं है। दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की इस भीड़ ने पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया था। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों की मजबूरी ऐसी कि कोई पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर घर निकल गया, तो कहीं अपने गांव जाने की उम्मीद में भीड़ दिल्ली और मुंबई के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ आई। मजदूर, छात्र, श्रद्धालु और पर्यटकों की ऐसी लंबी लिस्ट थी जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे। लेकिन 35 दिन बाद इन लोगों के लिए अच्छी खबर आई। हालातों को देखते हुए सरकार ने फंसे लोगों की घर वापसी का खाका तैयार किया है। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे राज्यों को भेजा गया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। यही अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कहीं पर कोई ऐसा समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है, तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों का होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। गृह मंत्रालय ने तो हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब राज्य सरकारों के सामने चुनौती उन लोगों को वापस लाने की है जिसके लिए पूरा खाका तैयार करना है। दूसरे राज्यों से बात करनी है, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी है और उनको लाने, ठहराने और खाने का इंतजाम देखना है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है, जिनके मुताबिक बिना ट्रेन के मजदूरों को ले जाना संभव नहीं है। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे भी स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कह चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक ट्रेन चलाने की बात सामने नहीं आई है। ऐसे में अभी सिर्फ बस का विकल्प दिख रहा है, जिसमें इन मजदूरों को ले जाना होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख लोगों को राहत मिलने वाली है। बस जरूरत है उन्हें ठीक से घर पहुंचाने की, जो पिछले 35 दिनों से घर वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आज तक ब्यूरो। मजदूरों, छात्रों और दूसरे राज्यों में फंसे पर्यटकों पर सरकार के फैसले पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है, देखिए। मुंबई हो या दिल्ली हो या कोटा हो, बेंगलोर हो, जहां भी बिहार के छात्र जो फंसे और जो आना चाहते हैं, और बिहार के लाखों मजदूर जो चेन्नई से लेकर, केरल से लेकर दिल्ली, गुजरात, हर राज्य में जो बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं, उनके आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। दिशा निर्देश आया है, कई शर्तों के साथ आया है। इसमें भी कई चीजें हैं, इस पर कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे। केंद्र से भी सहयोग हम लेंगे। जब इंटरस्टेट मूवमेंट की इजाजत दिए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी होगी तो ये सारे माइग्रेंट लेबर्स और फंसे हुए लोग। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु,
रास्ता तो खोल दिया गया है कि मजदूर अपने घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन राज्यों तक पहुंचने के लिए अभी तमाम मुश्किलें हैं। पहली बात तो ये कि उनका टेस्ट इतने व्यापक स्तर पर कैसे किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि पहले टेस्ट चलते समय कराया जाए, जब वो अपने राज्य पहुंचे तब एक बार फिर से दोबारा टेस्ट कराया जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो हम पहले ही उड़ते हुए देख चुके हैं कि कैसे बसों में भरकर पहले भी उन्हें भेजा गया। ऐसे में बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि वो अपने राज्य तक पहुंच पाएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रही हैं नया, वो बिल्कुल हम लोगों ने पिछली बार देखा था, लेकिन इसी की तैयारी करनी होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी आई है उसमें ये कहा गया है कि आपको तैयारी करनी होगी और 3 मई के बाद ही जो है इस एडवाइजरी को लागू किया जाएगा। तो जैसे जैसे टेस्ट होते जाएंगे वैसे वैसे लोगों को जो है उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। अगर स्टूडेंट है तो उनका भी टेस्ट होगा। जाहिर तौर पर हर जगह टेस्ट होने के बाद ही जो है उनको ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा उनके शहर, उनके गांव पहुंचाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है, जो लोग फंसे हुए हैं पहले उनका टेस्ट होगा और उसके बाद जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे, अपने गांव में पहुंचेंगे, अपने राज्य में पहुंचेंगे, उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन के लिए, जिससे ये पता चल सके कि उनको जो है कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। और उसके बाद ही जो है उनको एंटर करने दिया जाएगा उनके गाँव में, उनके शहर के अंदर, शहर के बाहर रखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी राज्य सरकारों के लिए ये चुनौती है कि किस तरीके से पहले लिस्ट को प्रिपेयर किया जाए, फिर उन लोगों के टेस्ट किया जाए और धीरे धीरे किस तरीके से लोगों को जो है वो एक्टिवेट करके जो है दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाए जहां पे वो जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 4 दिनों के अंदर जो है राज्य सरकारों को अपनी अपनी रणनीति बनानी है और इसी रणनीति के तहत जो है इन सभी लोगों को जो है एक राज्य से दूसरे राज्य लेके जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये मांग की है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि ट्रेन के बिना बहुत ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से। लेकिन सबसे बड़ी बात है 3 मई से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि अब हम रुक करेंगे राहुल गांधी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वो पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत कर रहे हैं, लॉकडाउन के बारे में उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, once we are out of this, if there is opportunity for India, it is in shaping that dialogue, in being more of a leader in that dialogue, because it is not one of the 2 big warring parties, but it's a big enough country to hear its voice, to have its voice heard in the global economy. In this situation, India can find opportunities for its industry, for its supply chains, but most importantly, it can try and mold the dialogue towards one which has greater place for more countries in the global order, a multipolar global order rather than a single or a bipolar global order. Don't you think there's a crisis of centralization? That there is too much centralization of power taking place and the conversations are stopping. I mean, I think it would, conversations would help a lot of these problems that you're talking about. But it sort of breaks down for some reason. I do believe that decentralization is important both for bringing more local information to work, something we talked about earlier, but also about giving empowerment to the people. What you see across the world is a great sense of disempowerment. Decisions are being made elsewhere, not by me. Yeah. I have a vote, but that elects somebody in a far-off place. My local sort of panchayat or state government has less power. They don't feel they can, alter anything, and so they become prey to a different set of force. I would ask you the same question. I mean, do you see this whole, Panchayati Raj, which Rajiv Gandhi your father brought back. What effect has that had, and has that been beneficial? It's had a huge effect, but I'm sorry to say it's in retreat. So a lot of the forward movement on Panchayati Raj that had taken place, we are now moving back to a sort of bureaucratic, BM-based structure or a bureaucrat-based structure. And if you look at the southern states, they are doing a better job
because they are actually more decentralized. And the northern states are centralizing power, and they're taking away power from the panchayats and the sort of grassroots organizations. The closer decisions are taken to people, the more ability they have to keep a check on those decisions. So I think it's an Posing this at a global level. Why do you think we are having this sort of massive centralization and stopping a conversation? What do you think? There's a central cause, or do you think there are a number of? I do think there is a cause, and I think it is the global markets. Right? There is a sense that if markets globalize, market participants, firms, for example, want to see the same rules everywhere. They want to see the same coordinating structure everywhere. They want to see the same government everywhere, because that then gives them confidence. That attempt at uniformity takes away power from the sort of local or national governments. Of course, in addition, there is the bureaucratic temptation to centralize. If I can grab the power, why not? And so that is a constant desire to, if you're providing funding to the states, here are the rules that you must obey in order to get this funding. Not, I will give you this funding, no questions asked, because I know you've also been elected, and you will have to have a sense of what is appropriate for you. There's a new model also out, which is the authoritarian model, which is questioning the sort of liberal model, and it's a different way of doing work, and it seems to be more and more rising in more and more places. Do you think it's going to get pushed back? I don't know, because the central authoritarian model, the strong figure, in a world where you're powerless, is sometimes appealing. Especially if you can develop a personal rapport with that figure, and you feel they believe in me, they care for the people. The problem with that is the authoritarian figure can develop their own sort of sense of, yes, I am the power of the people, and therefore whatever I say goes. My rules apply, not the checks and balances, not the institutions, not the decentralized structure. Everything is going to go through me. The sort of historically, what has happened is that has put too much weight on that center. And eventually that collapses. But clearly something has gone wrong with the global economic system. That's pretty clear, right? Would that be a fair statement? I think that's a fair statement, that it's not working for a lot of people. The growing inequality of incomes and wealth in developed countries is certainly a source of the concern. The precariousness of jobs, the so-called precariat, is another source of concern. You have राहुल गांधी के सवाल, रघुराम राजन के जवाब, लॉकडाउन को लेकर किस तरीके से प्रभावी हुआ या फिर नहीं हुआ, और कैसे इस वक्त जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उन तक मदद पहुंचाने क्या जिम्मा इस वक्त सरकार का है, उस पर तमाम सुझाव यहां पर रघुराम राजन देते हुए। तो अब बात करेंगे आजादपुर मंडी की, क्योंकि पूरा देश चिंतित है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन का क्या होगा। अब जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे उसको देखकर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई पूरा देश एक साथ लॉकडाउन मना रहा है। दिल्ली के आजादपुर मंडी से ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए और समझिए कि लॉकडाउन का कितना सम्मान किया जा रहा है, पालन किया भी जा रहा है या फिर नहीं। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी में कोरोना के 11 मामले आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग सुबह सुबह कारोबार करने के लिए फल और सब्जियां लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा लगातार पुलिस की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है, बैरिकेडिंग की जाती है कि ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर की तरफ जाए, लेकिन अंदर जब जैसे ही जाते हैं तो अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आती हैं। कारोबारी इस
कोरोना के लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं उसके बाद से ही कोताही कर रहे हैं, अंदर जाने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो गलियों में, कॉलोनियों में सब्जी बेचने वाले हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये मंडी की अंदर के और बाहर के आसपास की भी तस्वीरें मैं आपको चाहूँगा कि कैमरा पर्सन किस तरीके से जो कारोबारी यहाँ पहुँचते हैं वो सड़कों पर ही कारोबार जो है वो करना शुरू कर देते हैं। आपको तस्वीरें देखिए किस तरीके से अच्छी खासी भीड़ जो है वो मंडी और मंडी के बाहर जो है वो आपको नजर आएगी, जहाँ पर लोग जो है वो सुबह सुबह ही यहाँ पर कारोबार करते हैं और इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर जहांगीरपुरी है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया है, जहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वो आने वाले कुछ समय में अगर कहा जाए तो सरकार के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है, जो कि कोरोना के कई बड़े मामलों को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। फ्रंट एंड वॉरियर्स की हम लगातार बात करते हैं, इसमें डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, नर्सेज, ये सब तो आगे तैनात ही हैं, लेकिन इनमें अहम भूमिका पुलिस वालों की भी है। दिल्ली पुलिस इसमें अहम रोल निभा रही है। कल दिल्ली पुलिस की 2 तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया। ये दिल्ली पुलिस के कोरोना योद्धा का स्वागत है। दिल्ली के चांदनी महल थाने में तैनात कांस्टेबल पुष्पेंद्र यादव और इंद्रराज कोरोना को मात देकर जब पुलिस जिप्सी से थाने पहुंचे तो माहौल कुछ ऐसा था। कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों के सम्मान में गाने बज रहे थे। पुलिस के कई जवान कतारों में फूलों के साथ खड़े थे। जैसे ही दोनों जवान जिप्सी से उतरे, तालियों की गड़गड़ाहट से इलाका गूंज उठा और फिर शुरू हो गई फूलों की बारिश। गौरतलब है कि पिछले दिनों चांदनी महल थाने के 8 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो गए थे। तीन दिन पहले चांदनी महल थाने के कांस्टेबल विकास कोरोना को मात देकर जब लौटे थे तो वहां डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय भाटिया और थाने के स्टाफ ने उनका स्वागत पुष्प वर्षा और तालियों से किया था। लॉकडाउन में खाकी के मानवीय चेहरे की ऐसी लगातार तस्वीरें आ रही हैं जो लोगों का दिल जीत रही हैं। ये तस्वीर दिल्ली के एम्स की है। कल दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों ने बाइक और जिप्सी पर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के जज्बे को सलामी देने के लिए एम्स की परिक्रमा की। दिल्ली पुलिस की तरफ से चिकित्सा कर्मियों को एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश थी कि आप मरीजों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अब आपको एक सफर दिखाते हैं। दरअसल ये सफर तय किया गया चेन्नई में, जहां पर एक शख्स का निधन हुआ। उसका शव जब एम्बुलेंस से मिजोरम लाया गया तो बारिश के बीच लोगों ने तालियां बजाकर एम्बुलेंस का स्वागत किया। किसी का पार्थिव शरीर पहुंचने पर कोई तालियां बजाता है क्या? लेकिन ये एम्बुलेंस जब एक शव लेकर मिजोरम की राजधानी आइजोल पहुंची तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत किया। दरअसल इन तालियों के पीछे एक दिल छू लेने वाली कहानी है। पिछले दिनों मिजोरम निवासी विवियन की चेन्नई में असामयिक मौत हो गई थी। ऐसे में परिवार के सामने समस्या ये थी कि चेन्नई से शव को मिजोरम कैसे लाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में विमान सेवा बंद है। ऐसे में विवियन के परिवार की मदद को सामने आया चेन्नई मिजो वेलफेयर एसोसिएशन। संघ ने तमिलनाडु सरकार की मंजूरी लेकर एक निजी एम्बुलेंस से शव को मिजोरम के लिए रवाना कर दिया। लंबे सफर को देखते एम्बुलेंस के साथ 2 ड्राइवर भेजे गए। साथ में विवियन का एक साथी भी मौजूद रहा। चेन्नई और आइजोल के करीब 3000 किलोमीटर के लंबे सफर में रास्ते भर में इन लोगों के खाने और मदद के लिए जगह जगह लोग मौजूद रहे।
करीब 4 दिनों तक ये लंबा सफर चला तो लोग उन लोगों के जज्बे को सलामी देने से नहीं रोक सके जिनकी बदौलत विवियन का पार्थिव शरीर उसकी माटी तक पहुंच सका। बारिश के बावजूद लोग सड़कों पर उतरे और तालियां बजाकर एम्बुलेंस का स्वागत किया। चेन्नई से अक्षय और कोलकाता से मनोज्ञा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट से उपजे एक राजनीतिक संकट की अब बात कर लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी की अब याद आ रही है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मोदी से फोन कर ये कहा है कि कोरोना संकट के बीच जो राजनीतिक संकट खड़ा किया जा रहा है उसे बाहर उन्हें निकाला जाए। जिस मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती तोड़ दी थी, आज उसी गद्दी को बचाने के लिए एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मोदी से गुहार लगाई है। एमएलसी के लिए उद्धव के पास 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में लॉकडाउन के बीच चुनाव का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पुरानी टसल के बीच राज्यपाल पर भरोसा करना उद्धव के लिए मुश्किल है। ऐसे में संकट की इस घड़ी में उद्धव ठाकरे को मोदी की याद आई है। अपनी कुर्सी को डगमगाते देख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को फोन किया। फोन पर उद्धव ने मोदी से कहा कि राज्य में कोरोना संकट चरम पर है। इसी बीच राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में ऐसे समय राजनीतिक स्थिरता ठीक नहीं है जब राज्य कोविड-19 जैसे संकट का सामना कर रहा है। उद्धव ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वो इस मामले को देखें। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने उद्धव को आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को देखेंगे। उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।